अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज द मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द हेडिंग मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इससे पता चलता है कि हम लोगों को ये चैप्टर में देखना है कि इनहेरिटेंस का मॉलिक्यूलर बेसिस क्या है। बिफोर गोइंग टूवर्ड्स द मेन थिंग, लेट अस डिस्कस व्हाट डू यू मीन बाय इनहेरिटेंस। किसे कहते हैं इनहेरिटेंस? Inheritance is called as a transmission of characters from one generation to the another next generation. That is called as a inheritance or transmission of genetic information. It is the transmission of genetic information from one generation to next generation, one generation to next generation. That is called as a inheritance. एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जब कैरेक्टर्स या जेनेटिक इंफॉर्मेशन पास होती हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं इनहेरिटेंस। इन अ सिंपल लैंग्वेज इट इज कॉल्ड एज एन हेरिडिटी। इट इज कॉल्ड एज अ हेरिडिटी और इनहेरिटेंस। इट इज द पासिंग ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। कुछ जेनेटिक इंफॉर्मेशन एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास होती है, इस फिनोमेना को हम लोग बोलेंगे कॉल्ड एज अ इनहेरिटेंस, और इन सिंपल लैंग्वेज भी कॉल्ड एज अ हेरिडिटी। इसी को हम लोग कहते हैं विरासत। कुछ कैरेक्टर्स जो है पास होते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। अब इन्हीं कैरेक्टर्स का मॉलिक्यूलर बेसिस क्या है, मतलब इनहेरिटेंस पास होने के लिए जो फिनोमेना ऑकर होता है इनहेरिटेंस का, इसमें कौन कौन से मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं। ओके, व्हाट आर द मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व? वी हैव सीन द डेफिनेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स आर नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ द टू डिफरेंट एटम्स या मोर देन टू डिफरेंट एटम्स। ये मॉलिक्यूल्स किस तरह के रहते हैं, कौन कौन से एटम से बने हुए रहते हैं, इनकी डिस्कवरी किस तरह से हो गई है, जो कि इनहेरिटेंस में हेल्प करते हैं। So this is the heredity and variation. तो heredity और variation का बेस क्या है, कौन कौन से मॉलिक्यूल्स यहाँ पे इन्वॉल्व है। फर्स्ट साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड द सेल्स और हु एक्सपेरिमेंट ऑन द सेल्स, दिस साइंटिस्ट इज द फ्रेडरिक मिशर। फ्रेडरिक मिशर इज द साइंटिस्ट हु वर्कड ऑन द WBCs। उन्होंने किस पे काम किया? इन द 1869 ऑन द WBCs, दैट इज द ल्यूकोसाइट्स। इसी को हम लोग बोलते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स। सो ही ऑब्टेन द व्हाइट ब्लड सेल्स फ्रॉम द पस सेल्स। तो जितने भी वहां पे हॉस्पिटल्स में बैंडेज प्रेजेंट थे, जो कि जख्म पे हम लोग लगाते हैं, वहां से बैंडेज उन्होंने ले लिए और पस सेल्स जो है वहां से एक्सट्रैक्ट कर लिए। So he extracted the pus cells from all the bandages collected from all the hospitals, and he separated the pus cells, and when he added some alkaline solution, अब pus cells जो है कलेक्ट करने के बाद उन्होंने क्या किया, alkaline solution add कर दिया। Due to this adding of alkaline solution, the pus cells get precipitate, and whatever may be the precipitate occurs or the coagulant occur, that is the having the acidic property, और इसी को नाम दिया गया, that precipitate was called as a nuclein। इसी प्रेसिपिटेट को क्या नाम दिया गया? न्यूक्लिन नाम दिया गया, क्योंकि अल्कलाइन सोल्यूशन से क्या हो रहा था? प्रेसिपिटेट हो रहा था। केमिस्ट्री में आप लोगों ने देखा है कि जो कोई भी सब्सटेंस अल्कलाइन सोल्यूशन से प्रेसिपिटेट होता है वो किस तरह से रहता है? एसिडिक रहता है। So he named that substance as a acidic nature, that is called as a nuclein, which is present inside the nucleus, and this is having a high phosphorus content, और इसमें पाया गया कि इसके अंदर हाई phosphorus content है, that is the P for the phosphorus one, plus it is having the acidic property। इसके बाद हाई phosphorus content है और ये किस तरह से है? acidic property रखने वाला है। That's why it is called as a nuclein one. Acid present inside the nucleus, that is called as a nucleic acid. Later it was discovered that it is in early 1900s में जब डिस्कवरी स्टार्ट हो गई, वहां पे पता चला जो फ्रेडरिक मिशर ने न्यूक्लिन डिस्कवर किया था, जिसके अंदर फॉस्फोरस और एसिडिक प्रॉपर्टी थी, दैट इज कॉल्ड एज अ न्यूक्लिक एसिड।
ये किसका कंटेंट था? न्यूक्लियस का कंटेंट था, पूरे होल सेल का कंटेंट नहीं था. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ न्यूक्लिक एसिड. बट ओनली न्यूक्लिक एसिड इज नॉट प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस. Some other large proteins are also present. They found in the early 90s that with nucleic acid they contain some extra proteins. So proteins क्या है? ये larger molecules हैं. So they thought that the protein are the major substances which help in a transmission of genetic information from one generation to the next generation, and they help in the metabolism. प्रोटीन्स क्या करते हैं? इनहेरिटेंस में हेल्प करते हैं, ये इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं, और ये क्या करेंगे? लार्जर मॉलिक्यूल्स हैं और ये स्टोर करते हैं इंफॉर्मेशन. सो दे थॉट दैट द प्रोटीन इज द जेनेटिक मटेरियल इन अर्ली 90s. एंड व्हाट इज द डीएनए? डीएनए इज अ स्मॉल molecule, it is a small subunit and which changes from one species to another species. But in the early 90s, 1903 up to 1905, they discovered the one thing which is called as a gene, a small part of the DNA. अब अर्ली 90s में क्या हो गया? उन्हें पता चला कि क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं. क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है, these are present inside the nucleus. And these chromosomes are made up of nucleic acid, that is the DNA or RNA. और उसके बाद उन्हें क्या पता चला कि स्मॉल पार्ट रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं अबाउट द जीन. जीन इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ द डीएनए विच कंट्रोल द ट्रेट, दैट इज द कैरेक्टर. वो कैरेक्टर्स क्या करता है? कंट्रोल करता है. एंड दिस जीन इज प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम. एंड दिस क्रोमोसोम is having the molecules which is made up of, chromosomes is made up of DNA and protein. यही DNA और प्रोटीन जो कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, जो कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, ये किसके पार्ट है? क्रोमोसोम के पार्ट है. और इसी पे छोटा सा पार्ट रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं जीन्स. एंड दैट वाज कंट्रोलिंग द ट्रेट और कैरेक्टर. तो क्या कंट्रोल कर रहा है? ट्रेट और कैरेक्टर कंट्रोल कर रहा है. But they don't know the exact composition of the DNA and the exact composition of the proteins. Later, इसके बाद क्या हो गया? About the 1905 के बाद, जब 1928 से 1952 तक कुछ रिसर्च हो गई. The 3 major experiments was done by the different scientists, and these 3 major experiments will be going to study in the next one, which proves that the DNA is the genetic material. ये तीनों एक्सपेरिमेंट्स जो हो गए in between the 1928 से लेके 1952 तक जो 3 एक्सपेरिमेंट्स हो गए. The first one is the Griffith experiment, which was done in 1928. The second experiment is called as the Avery, McLeod and McCarthy experiment, that was done in 1944. And the third experiment is the Hershey and Chase experiment, that was done in 1952. All these 3 experiments, तीनों एक्सपेरिमेंट ने ये साबित कर दिया कि DNA is the genetic material. तो तीनों ने स्लोली प्रोसेस में ये प्रूफ कर दिया कि डीएनए क्या है? जेनेटिक मटेरियल है. यही क्या करता है? हेल्प करता है इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन. दिस इज द एक्सपेरिमेंट्स. So let us see what is the Griffith experiment. The Griffith experiment was named on the scientist, that is the Frederick Griffith. Frederick Griffith एक साइंटिस्ट थे जो कि जर्मनी से बिलोंग करते थे. He is not only the scientist, he is also a general physician. क्या थे? एक डॉक्टर थे, जनरल फिजिशियन थे. So at that time in 1924 he observed that some of the patients of pneumonias were coming over their area. वहां पे कुछ पेशेंट्स आ रहे थे उनके एरिया के पास जो कि निमोनिया के पेशेंट्स थे. एंड ही वर्क ऑन द निमोनिया. उन्होंने पता किया उन पेशेंट्स के ब्लड सैंपल्स लेके कि दैट निमोनिया वाज कॉज्ड बाय द वन बैक्टीरिया व्हिच इज कॉल्ड एज द स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी. मैंने अंडरलाइन किया है, दैट इज द स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी. So the bacteria Streptococcus pneumoniae caused the pneumonia. यह क्या कॉज कर रहा था? एक बीमारी कॉज कर रहा था, that is the pneumonia. Pneumonia is usually occurring in the mammals and rat.
मैमल्स और रोडेंट्स में होती है। रोडेंट्स के एग्जाम्पल है बहुत रैट, चूहे जिसको हम लोग कहते हैं रोडेंट्स। मैमल्स जो कि मेमोरी ग्लैंड्स रहते हैं। तो निमोनिया जो कि कॉज हो रहा था स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी से। Again, he was observed that this Streptococcus pneumoniae is having the 2 strain. ये Streptococcus pneumoniae के 2 स्ट्रेन हैं। एक स्ट्रेन इतनी फैटल नहीं है जिससे डेथ कॉज नहीं होती है। एक स्ट्रेन क्या है, काफी फैटल है जिससे डेथ कॉज हो रही थी। जो डेड बॉडीज है उनके ब्लड सैंपल्स में इस तरह के निमोनियाज मिल रहे थे। तो उन्होंने निमोनिया के बैक्टीरिया के 2 स्ट्रेन ऑब्जर्व किए। स्ट्रेन इज नथिंग बट द ट्रांसफॉर्म ऑफ द बैक्टीरियल ब्रीड। बैक्टीरिया के जो स्पीसीज हैं क्या होते हैं, एक दूसरे के अंदर ट्रांसफॉर्म होते हैं, दैट इज द कॉल्ड एज अ स्ट्रेन। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स रहते हैं, इनमें थोड़ा बहुत फर्क रहता है। So here the 2 different strains were observed in the Streptococcus pneumoniae. The first strain is called as an S strain. He named this one is a S strain. This S strain is the virulent one. Virulent जिसको हम लोग बोलेंगे harmful, which is having the smooth capsule around it. जिस तरह से मैंने सर्कल किया है, smooth capsule इसके पास है, so it is having the smooth capsule. It is the pathogenic which is causing the deadly pneumonia. Virulent, smooth, pathogenic and having the capsulated S type. Capsulated S type. He named this one as a capsulated S type. And he observed the another one which is having the rough structure. The bacteria is having the rough structure which is harmless one and which is causing the mild pneumonia. That is the rough structure, harmless, mild pneumonia and which is non-pathogenic and non-capsulated. He named this one as a R type or R strain. This one is the R strain. R stand for the rough, S stand for the smooth one. So he taken the dilution solution of the R strain and S strain. उन्होंने क्या किया, यही बैक्टीरिया को लेबोरेटरी में ग्रो किया और इसको वाटर के साथ मिक्स करके एक डाइल्यूट सोल्यूशन बना दिया। देन ही टेकन द माइस एज अ सब्जेक्ट। अब उन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंटल एनिमल ले लिया माउस को और इसी माउस के अंदर ये दोनों के डाइल्यूशंस क्या किए, इंजेक्ट कर दिए। ओके, सो with the help of these 2 strains he performed the 4 different experiments. Okay, these 4 different experiments was on these 4 columns. So here the first experiment, he taken the R strain. उन्होंने क्या लिया, rough strain ले लिया and he injected into the mouse. मैंने बताया कि उन्होंने वाटर में डिसॉल्व कर दिया, डिस्टिल वाटर में, और उसका डाइल्यूशन बना दिया और यही डाइल्यूशन इंजेक्शन के थ्रू एक माउस को दे दिया। दैट इज द इंजेक्शन वन। So he injected the R strain. अब मैंने बताया कि नॉन विरुलेंट है, नॉन पैथोजेनिक है। Due to the injection of R strain, which is the harmless one, the mouse get alive. माउस को कुछ नहीं हुआ, माइल्ड निमोनिया हो गया, he get alive, he recovered. So mouse get alive. And in the next experiment, he taken the R strain. R strain के उन्होंने डाइल्यूशन ले लिए and again injected into the mouse. And he observed that mouse get died. माउस क्या हो गया, मर गया, क्योंकि आर स्ट्रेन किस तरह से है, विरुलेंट है, पैथोजेनिक है, जो कि क्या कॉज करने वाली है, निमोनिया कॉज करने वाली है इन द माउस। सो ड्यू टू द आर स्ट्रेन व्हिच इज अ स्मूथ पैथोजेनिक वन, द माउस गेट डाइड। इन द थर्ड एक्सपेरिमेंट he taken the dilution and he somehow heated that dilution, which is called as a heat killed H strain. This is called as a heat kill H strain. Due to this heat kill H strain, the mouse get alive. अब H strain से क्या हो रहा था, माउस जो है क्या हो रहा था, मर रहा था, माउस get died due to the H strain because it is the harmful one. But due to the heat killing, the H strain does not cause the pneumonia to the mouse and the mouse get alive. And the fourth experiment, he mixes the heat kill H strain and the R strain. अब मैंने बताया कि आपको R strain किस तरह से है, रफ स्ट्रेन हार्म नहीं करता है, तो माउस किस तरह से रहना चाहिए, लाइव रहना चाहिए, मरना नहीं चाहिए। बट इन द हीट किल H strain माउस भी क्या हो रहा था, मर नहीं रहा था, क्योंकि H strain की जो कैपेसिटी थी वो क्या हो रही थी, कम हो रही थी। ओके,
दोनों से क्या होना चाहिए, माउस जो है क्या होना चाहिए, जिंदा ही रहना चाहिए. माउस शुड बी अलाइव. To the R strain, harmless, and to the heat killer strain, the mouse should be alive one. But he observed that the mouse is get died. He observed that mouse died. Okay? He astonished. उसको पता चला कि माउस क्यों डाउन हो गया है. So he taken up some of the blood samples from this dead mouse, and he found that some of the R strain is going to be converted to the S strain. Some of the R strain now converted into the H strain, and this H strain, which is the smooth one, pathogenic one, due to this conversion of H strain, live H strain, the mouse died due to the pneumonia. यहाँ पे क्या हो रहा था, हीट किल H strain था. ओके, लेकिन ये R strain जो है किसमें कन्वर्ट हो रहा था, S strain में. So he observed that this R strain is taken up something from this heat kill H strain. So he converted into the S strain, and that was called as a transformation principle. The taking up of something from the S strain to convert the R strain into the S strain. Rough strain यहाँ पे क्या हो रहा था, see this rough strain is converting into the smooth strain. अभी rough strain क्या हो रहा था, smooth strain में convert हो रहा था. This is converting into the smooth strain. That conversion of one strain of bacteria into the another strain of bacteria, that is from harmless bacteria to the harmful bacteria, from R strain to the H strain, this is called as a transformation. The phenomena is called as a transformation. So this is called as a transformation. And what is the R strain taking from the H strain? That is called as a transformation principle. R strain कुछ लेकर जो है H strain से कन्वर्ट हो रहा है S strain में. क्या ले रहा है? That is called as a transformation principle. तो ग्रिफिथ ने ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर नहीं बताया, लेकिन सिर्फ इतना बताया कि R strain कुछ S strain से ले रहा है और R strain जो है किसमें कन्वर्ट हो रहा है, S strain से. That is called as a transformation, which help in a conversion of R strain to S strain. So he just shown that this is the experiment and this is the transformation. एक strain जो है R strain किसमें कन्वर्ट हो रहा है, S strain में, और R strain ने हीट किल S strain से कुछ चीजें ली है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ये हार्मफुल में कन्वर्ट हो रहा है. एंड दैट थिंग्स वाज, वो चीजें हैं जिसको हम लोग बोलेंगे ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल. Later in the 1944, 3 scientists have discovered that this transformation principle which changes the R strain to the S strain is the DNA. अब हम लोग आगे देखेंगे किस तरह से पता चला कि ये मॉलिक्यूल कौन सा है जो कि R strain को S strain में कन्वर्ट कर सकता है. So the next experiment is the Avery, McLeod and McCarthy experiment that was done in 1944. After the Griffith experiment in 1928, we have seen that the R strain, which is the non-virulent in nature, it is converting into the S strain. जो harmless है वो harmful में convert हो रहा था. Means from S strain, he has taken up something from S strain, and this R strain is converting into the S strain. So scientists have discovered with the help of the molecular components of S strain. तो तीनों साइंटिस्ट एवरी, मैकलॉयड और मैककार्टी ने क्या किया कि S strain के कौन से कंपोनेंट है जो R strain ले रहा है और R strain S strain में कन्वर्ट हो रहा है. तो उन्होंने क्या किया, तीनों साइंटिस्ट ने S strain के तीनों कंपोनेंट्स एक्सट्रैक्ट कर लिए. What are these 3 components? These 3 components are the carbohydrate, the second is the protein, third is the DNA. तो उन्होंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया. This experiment was performed by the 4 different experiments in 4 different test tube. They have not taken the experimented animal as a rat. उन्होंने experimented animal rat नहीं यूज किया. Instead of that one, they have taken the experiments in the test tube. तो उन्होंने टेस्ट ट्यूब में तीनों क्या ले, चारों टेस्ट ट्यूब में उन्होंने R strain का डाइल्यूशन ले लिया.
So they have taken the dilution of R strain. So inside the each test tube, R strain dilution is present. Remember this one. हर एक टेस्ट ट्यूब में R strain present है dilutions. और फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में उन्होंने ऐड कर दिया कार्बोहाइड्रेट ऑफ H type. Next, second test tube, they have added the protein of S type. In the third test tube, they have added the DNA of S type. Next, they have added the DNA of S type plus deoxyribonuclease enzyme. This is also called as a nuclease enzyme. That is the nuclease enzyme. So they have added the DNase enzyme, that is the nuclease enzyme, DNase enzyme. So they have added over here the DNase or nuclease enzyme. अब क्या हो गया? In the first test tube, they have observed that R type के जो dilution है, as it is है R type के bacteria R type ही है. In the second, the same R type bacteria is of R type. But in the third test tube, they have observed that this is the S type one, means R type is converting into the S type. So DNA is converting the R type bacteria into the S type in this one. Again, he has observed that some of the enzymes are also involved in this one, whether these enzyme helps or not. तो ये कौन से enzymes थे? That is the proteases and DNases enzyme. Lipases भी enzymes थे वहां पे, saccharase enzymes थे. तो उन्होंने कौन से एंजाइम पे एक्सपेरिमेंट किया? प्रोटीजेस एंड डीएनएस. तो डीएनए है या नहीं? पक्का ये वाला डीएनए है या फिर इसके साथ कुछ एंजाइम्स भी है. तो उन्होंने आर सोल्यूशन प्लस डीएनए ऑफ एस टाइप प्लस डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियस एंजाइम का क्या किया यहाँ पे सोल्यूशन ले लिया. सो हियर ऑब्जर्व दैट इन दिस वन. अब जो डीएनए है क्या, ये डीएनए एंजाइम क्या करेंगे? डीएनए को खा जाएंगे. Due to this one, DNA is not available, so the R strain is not converting into the S strain. R strain remain as it is. तो इससे ये कंफर्म हो गया कि DNA ही वो मटेरियल है जो कि क्या कर रहा था? R strain S strain से ले रहा था. They are taking up from the S strain and converting into the S, that is the harmful virulent S strain. ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कौन सा प्रिंसिपल इन्वॉल्व है? From R to S, that is the DNA. तो ये साबित हो गया कि DNA is the material, genetic material which is responsible for the transformation. Next, उन्होंने क्या किया? ये सेम एक्सपेरिमेंट जो डाइल्यूशन था, वही डाइल्यूशन with the help of the injection he injected into the mouse. But here they have used the enzyme, that is the proteases and DNases. So R strain और S strain ले लिया, हीट की R strain और हीट की S strain प्लस प्रोटीजेस. तो माउस क्या हो गया? डाइड हो गया. ओके, ये क्या है? एस स्ट्रेन है, तो एस स्ट्रेन की जैसे माउस क्या होने वाला है? डाइड होने वाला है. तो प्रोटीजेस यहाँ पे हेल्प नहीं करेगा. बट हियर इन दिस वन दे हैव टेकन द आर स्ट्रेन प्लस एस स्ट्रेन प्लस डीएनएज. द माउस इज गेट अलाइव. ओके, यहाँ पे क्या हो जाएंगे? आर स्ट्रेन जो है एस स्ट्रेन में कन्वर्ट हो जाएंगे, माउस क्या हो जाएंगे? लाइव हो जाएंगे. दिस इज द कंफर्मेशन टेस्ट. यहाँ पे पता चला कि एक केमिकल है जो कि डीएनए हेल्प करता है ट्रांसफॉर्मेशन में, जेनेटिक मटेरियल है. ये क्या करेगा? एक बैक्टीरिया को दूसरे बैक्टीरिया में, दूसरे स्ट्रेन के बैक्टीरिया में कन्वर्ट होने में मदद करेगा. नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है, दैट इज द हार्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट. तो हार्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट, दे हैव परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट इन 1952. दिस इज द कंफर्मेटरी एक्सपेरिमेंट. कंफर्मेटरी एक्सपेरिमेंट कि उन्होंने कंफर्म कर दिया कि सिर्फ बैक्टीरियाज में नहीं कि वायरसेस में भी क्या होता है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है, जेनेटिक मटेरियल डीएनए और आरएनए से पास होता है. तो हार्शी और चेज ने क्या किया? दो ऑर्गेनिजम्स ले लिए. द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म इज द बैक्टीरिया, द सेकेंड ऑर्गेनिज्म इज द वायरसेस. वायरसेस हम लोगों ने देखा था किस तरह के एंटिटीज हैं. दीज वायरसेस आर द स्पेशल वायरसेस which infect the bacteria called as the bacteriophage. Okay, ये क्या है? वायरसेस infecting bacteria. ये वायरस क्या कर रहे हैं? बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर रहे हैं. That's why they are called as a bacteriophage. Here they are taken the T2 phage.
और ये किस तरह से रहते हैं? दे आर हैविंग द हेक्सागोनल हेड, नेक एंड कॉन्ट्रैक्टाइल टेल इज देयर, ओके। और इसी हेड के अंदर जेनेटिक मटेरियल रहता है इन अ सर्कुलर मैनर। इस तरह से इन्होंने टीटूफाज बैक्टीरियोफाज यानी वायरसेस ले लिए। और वायरसेस क्या रहते हैं? वो स्पेसिफिक रहते हैं, इनको इन्फेक्शन के लिए क्या चाहिए? बैक्टीरिया चाहिए। सो दे हैव टेकन द सेकेंड एंटिटीज, दैट इज द बैक्टीरिया। These are the viruses. Second entities उन्होंने क्या ली? बैक्टीरिया। Which bacteria they have chosen? That is the E. coli. इसको हम लोग ईशरीशी कोलाई कहते हैं। तो फर्स्ट जब उन्होंने बैक्टीरियोफाज वायरसेस ले लिए तो ये वायरसेस को उन्होंने क्या कर दिया? These viruses, okay, they have grown the viruses on a two different radio-label things. The first one is the sulfur entities. फर्स्ट उन्होंने क्या किया? कुछ वायरसेस को जो है कोटिंग दी रेडियो लेबल सल्फर की। तो इस तरह से मैं येलो में दिखा रही हूँ, दैट इज द रेडियो लेबल बैक्टीरियोफाज। कुछ वायरसेस को उन्होंने क्या किया? दे हैव टेकन द फास्फोरस रेडियो लेबल फास्फोरस कोटिंग इन देयर डीएनए, जो कि उनके हेड के अंदर जो सर्कुलर डीएनए है इसको P32 मतलब फास्फोरस 32 रेडियो लेबल्ड मतलब क्या? जो अगर हम लोग इसको एक्सरे में देखेंगे तो इट विल गेट इल्यूमिनेट, रेडियो लेबलिंग विल गेट इल्यूमिनेट। तो हियर P32 जो थी डीएनए को दे दी कोटिंग, दे दी रेडियो लेबल कोटिंग, एंड हियर द होल प्रोटीन कोट विल बी रेडियो लेबल विद येलो कलर S32, दैट इज द सल्फर वन। इस तरह के दो क्या बन गए? बैक्टीरियोफाज ग्रोन हो गए। दो वायरसेस जो कि एक S32 रेडियो लेबल में ग्रोन हो गए हैं, दूसरे वायरसेस जो कि P32 रेडियो लेबल में ग्रोन हो गए हैं। इस तरह से यहाँ पे दो वायरसेस बन गए, लेकिन इनका एक ही होस्ट है, दैट इज द E. coli, दैट वाज बी ओवल शेप। अब जब ये वायरसेस क्या करते हैं? बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, तो फर्स्ट जो है रहता है दैट इज कॉल्ड एज अ इन्फेक्शन, दिस इज कॉल्ड एज बैक्टीरिया। सेकेंड क्या हो जाएगा? इन्फेक्शन। सो व्हाट इज देयर इन द इन्फेक्शन? द बैक्टीरिया, द वायरसेस इन्फेक्ट द बैक्टीरिया विद द हेल्प ऑफ देयर जेनेटिक मटेरियल। तो इस तरह से जो वायरसेस हैं क्या करेंगे? इन्फेक्ट करेंगे बैक्टीरिया को, ओके, और इनका जो जेनेटिक मटेरियल है अंदर चला जाएगा। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज ब्लेंडिंग। एंट्री ऑफ द जेनेटिक मटेरियल ऑफ वायरसेस इनसाइड द बैक्टीरिया इज कॉल्ड एज ब्लेंडिंग, ओके। आफ्टर दैट वन जब ये ब्लेंडिंग हो जाएगा, द वायरसेस विच इज नॉट हैविंग द जेनेटिक मटेरियल, दीज वायरसेस आर कॉल्ड एज अ घोस्ट। और ये घोस्ट को हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं आफ्टर द सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन एक तरह की टेक्निक है जहां पे क्या करेंगे? हम लोग दो हेवी चीजों को उनके वेट के हिसाब से सेपरेट करेंगे। हेवी चीज जो है नीचे आ जाएगी एंड लाइट थिंग्स विल बी एट द अपर साइड, ओके। लाइट थिंग को हम लोग बोलेंगे सुपरनेटेंट, और जो हेवी थिंग है इसको हम लोग बोलेंगे सेल्स, जो कि बैक्टीरियल सेल्स रहेंगे। दिस ऑल्सो कॉल्ड एज अ पेलेट, इसको हम लोग बायोलॉजिकल लैंग्वेज में बोलते हैं पेलेट, एंड द अपर इज कॉल्ड एज अ सुपरनेटेंट। इसके अंदर क्या रहेंगे? घोस्ट जो रहेंगे, वायरसेस यहाँ पे रहेंगे सुपरनेटेंट में, और नीचे पेलेट में क्या रहेंगे? सेल्स प्रेजेंट रहेंगे। सो सी हियर द Harsha's chase has taken the two bacteria. This is the S35 label, protein code is there, okay. Here the other bacteria which is labeled with the only there with the DNA with P32. इनके डीएनए को हम लोगों ने P32 से रेडियो लेबल किया है, इनके प्रोटीन कोड को, आउटर कोड को हम लोगों ने S35 से रेडियो लेबलिंग किया है। फर्स्ट इन्फेक्शन होगा, ये लैंड करेंगे बैक्टीरिया पे। सेकेंड ब्लेंडिंग होगा, ये अपने अपने डीएनए मटेरियल जो है क्या करेंगे? इंजेक्ट करेंगे बैक्टीरियाज में। एंड द फोर्थ प्रोसेस इन सेंट्रीफ्यूगेशन, हम लोग क्या कर रहे हैं? बैक्टीरियाज को सेपरेट कर रहे हैं, और घोस्ट जो वायरसेस जिनके पास जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट नहीं है, दोनों को सेपरेट कर रहे हैं। तो जो घोस्ट रहेंगे, जिनके पास वायरसेस रहेंगे, वो कहाँ पे आ जाएंगे? सुपरनेटेंट में आ जाएंगे, और नीचे क्या रहेंगे? हेवी बैक्टीरियल सेल्स रहेंगे। तो हेवी बैक्टीरियल सेल्स में ऑब्जर्व हो गया P32 रेडियो लेबल्ड, ओके। तो फास्फोरस जो रहता है बेसिकली पार्ट ऑफ द डीएनए,
तो ये कहाँ पे लेबल हो गया, सेल में, बैक्टीरियल सेल्स में। तो इससे ये पता चला कि बैक्टीरियोफाज का जो रेडियो लेबल डीएनए था, जो कि P32 से रेडियो लेबल था, ये क्या हो रहा था, बैक्टीरिया के सेल में पास हो रहा था ड्यूरिंग द ब्लेंडिंग। सो इट इज द जेनेटिक मटेरियल, दैट इज द डीएनए which is labeled with the P32 is passing from this bacteriophage, from viruses to the bacteria. In the supernatant, no radio label things was observed. But the second thing here, the supernatant, that is S35 was observed in the supernatant. सेल में यहाँ पे कोई भी रेडियो लेबलिंग नहीं है, ओके, मीन मतलब ऊपर का जो प्रोटीन कोट है वो क्या हो रहा है, सेल में पास नहीं हो रहा है। दैट प्रोटीन कोट विच इज रेडियो लेबल विद S35 इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द इन्फेक्शन बिकॉज इट इज नॉट डिटेक्टेड इनसाइड द बैक्टीरियल सेल इन द पेलेट इन द सेल 1। ओके, इस तरह से ये पता चला कि जो इनर डीएनए है, जो कि लेबल है P32 से, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इन्फेक्शन टू द बैक्टीरियल सेल, and it was confirmed that the genetic material was the DNA in the bacteria and all the entities. Most of the entities are having the genetic material as a DNA, but some of the viruses and some of the bacteria are having the RNA as the genetic material. तो इस तरह से 3 एक्सपेरिमेंट, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट in 1928, Avery McCarthy experiment 1944 and the Hershey-Chase experiment in 1952 prove that the DNA is the genetic material. Next हम लोग देखेंगे कि what is the basic molecular structure of the DNA. DNA किस तरह से बना हुआ है और कौन कौन से मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व रहते हैं।